हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा एक टॉपिक चल रहा था और 3 दिन से डिमांड आ रही है बच्चों की कि भैया इसमें कुछ स्थल रह गए थे, मैं लिखे दे रहा हूं उसे भी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का ये आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। और लास्ट टॉपिक के बारे में मैंने कुछ ऐसे तथ्य निकाले हैं, जैसे कि तथ्य मैं आपको बता दूं, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उनका व्यापार, उनकी आर्थिक स्थिति, वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे आज। वीडियो चाहे बेशक हमारा आज मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है ये, और इस 10 मिनट के टॉपिक पर मुझे डेली कमेंट सुनने पड़ते हैं। गुरुजी उनका आर्थिक जीवन कैसा था, वो किसकी पूजा किया करते थे, वो किस देश के साथ व्यापार किया करते थे। व्यापार दोनों तरह का हुआ करता था, व्यापार आंतरिक व्यापार भी था और व्यापार बाह्य व्यापार भी था। तो सबसे पहले बात आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को लाइक और शेयर तो जरूर करते रहें। सबसे पहला निवेदन तो आज ये है, आज पहली बार इतना डीपली मैं आपसे कह रहा हूं कि जरूर करें, वरना आपसे पहले कहा कि चैनल लाइक शेयर करते रहें। आज निवेदन भी कर रहा हूं और ये मेरा हक भी तो खैर नहीं बनता है, लेकिन आपसे निवेदन जरूर कर सकता हूं। बाकी आपकी मर्जी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते रहें, पता नहीं लाइक करने में कौन सा जोर पड़ रहा था हम पे। बहरहाल टॉपिक हमारा ये था भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आपको 2 पॉइंट बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्यादातर विस्तार था वो उत्तर पश्चिम भारत में था, उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान। देखो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज मैं आपको कुछ अलग तथ्य बताऊंगा जो शायद आपने ना पढ़े हों। लेकिन पहले ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था उत्तर पश्चिम भारत में या पाकिस्तान में, और तीसरा मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान में भी था। और अफगानिस्तान में मुंडी काक और सुर्तघोई 2 आपके पॉइंट यानी कि 2 स्थल भी मिले हैं। वीडियो बहुत छोटी है आज की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से आज। तो सवाल आपसे पूछेगा कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। सबसे पहली बात तो यह कि उनका विस्तार कहाँ से था, तो आप बताएंगे गुरुजी विस्तार यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लिपि तो मिली है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो बहुत जगह मिली है, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई आज तक किसी से भी। तो बहरहाल कह ये सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब इतिहास है और जिसे हम ना पढ़ पाए तो इतिहासकारों ने उसे आद ऐतिहासिक काल दे दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसी सभ्यता जो आद ऐतिहासिक काल की हो वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। दूसरी बात, लिपि इनकी आज तक पढ़ी नहीं गई है। और सबसे बड़ी बात, जो इसका विस्तार था वो उत्तर पश्चिमी भारत प्लस पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान में था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा इनके स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं, और यानी कि आज़ादी से पहले मात्र 60-70 स्थल हुआ करते थे, आज लगभग 1500 के आस में हैं। मैंने बताया था कि 900 हमारे भारत में है। ये एक कहानी जब मैं आपको 3 बार बता रहा हूँ, पता नहीं जी के क्यों याद नहीं हो रही है। आप चाहो तो टेस्ट में भी पूरे आपके 18 में से 18, 20 में से 20 नंबर आने चाहिए थे। कोई 5 गलत बता रहे हो, कोई 7 गलत बता रहे हो, कोई कह रहा बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर ईजी है तो 18 में से 18 क्यों नहीं आ रहे हैं आपके? तो ये तो ठीक है, जितने याद करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब समस्या का विषय ये आता है कि क्या ये लोग, अब हमारा जो पहला टॉपिक है आज का टॉपिक हमारा ये है, इतना मैं आपको बता दिया कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। भाई इसके बारे में आज तक लिखा हुआ अगर कहीं है तो वो पढ़ नहीं पाए हैं। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजनीतिक व्यवस्था नहीं मिलती है। क्यों? ना तो किसी युद्ध के स्पेस मिले, किसी युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, किसी राजा का कोई महल नहीं मिला है। बहरहाल कहने का मेरा मतलब ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। अब जो शांति प्रिय लोग थे, मैंने आपको ये बात पहले कल की वीडियो में बताई थी कि उस सभ्यता का नाम बताओ जिस सभ्यता के लोग शांति प्रिय हों। तो शांति प्रिय लोग कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इनके यहाँ ना कोई, आप जो सीधी सी बात है, आदमी 2 प्रकार का, एक लड़ाकू होता है और एक नॉर्मल होता है। लड़ाकू के घर में हथियार भी मिलेंगे आपको, कट्टा भी, आपकी सब चीज हथियार मिलेंगे, यानी कि रिवॉल्वर, पिस्टल सब। जो नॉर्मल आदमी होता है उसके घर में ये सब कहाँ मिलेंगे? तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता एक नॉर्मली मैं मानता हूँ, ना ही यहाँ किसी प्रकार के अस्त्र मिले हैं, ना ही किसी प्रकार के शस्त्र मिले हैं। तो बहरहाल हम इतिहासकारों के माध्यम से ये कह सकते हैं कि संभवतः हो सकता है कि यहाँ कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ या तो पुरोहित द्वारा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक पुरोहित की मूर्ति मिली थी, या तो पुरोहित द्वारा या व्यापारी वर्ग द्वारा या नगर प्रशासन द्वारा। ये 3 पॉइंट मैं आपको बता दूं, या तो पुरोहित द्वारा
या दूसरा पॉइंट व्यापारी द्वारा, या तीसरा नगर निगम जैसी कोई व्यवस्था हो, जैसे आजकल नगर निगम बनाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो वो बात तो अलग है, वरना राजा के कोई साक्ष्य, किसी प्रकार के कोई युद्ध के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थल है वो हड़प्पा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। दूसरी सबसे बड़ी बात मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्वेश्चन मैंने कल आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखना एक इतिहासकार थे जिसका नाम था पीकट। ये ध्यान रखना भैया, ये शायद आपने अभी किताब में ना पढ़ा हो। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था पीकट। उन पीकट ने कहा था कि ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता की एक जॉइंट राजनीति हुआ करती थी। जैसे आज राजनीति होती है, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत की राजधानी 1911 से पहले क्या हुआ करती थी, तो आप आंसर कोलकाता देंगे। आपसे पूछे 1911 के बाद क्या होती है, तो आप नई दिल्ली देंगे। आपसे पूछे कि बताइए भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो आंसर मुंबई देंगे। आपसे पूछे कि भारत की स्कूली राजधानी क्या है, तो आंसर आप देहरादून देंगे। तो जैसा क्वेश्चन होता है उसी के हिसाब से आपको चेंज करना होता है। इसके बाद में एक इतिहासकार और थे, उन्होंने कहा था कि हंटर ने, उनका नाम था हंटर। देखिए उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, हंटर उनका नाम था, और इन्होंने कहा था कि यहाँ पर प्रशासन जैसी यानी कि जो राज व्यवस्था होती है वो ना होकर जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यानी कि जनतंत्रात्मक का मतलब होता है जहाँ जनता का मत होता हो, जनता स्वयं अपने काम करती हो, किसी राजा से कोई मतलब ना होता हो। तो उम्मीद करता हूँ आपसे यूपीएसआई या सीपीओ का कोई एग्जाम दे रहा हो तो ये पीकट इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि संयुक्त राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसके द्वारा बताया गया था। तो इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी राजनीति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय लोग थे और वो किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं चाहते थे। अगला टॉपिक जो मैंने लिखा है आपके सामने वो है सामाजिक जीवन। देखिए चाहे उनका परिवार हो या मेरा परिवार हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार हो, तो आज समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी तुलना मैं आज से कर रहा हूँ, यहाँ सबसे छोटी जो समाज की इकाई होती थी वो होती है परिवार। आज भी हम समाज की सबसे बड़ी सबसे छोटी जो इकाई मानते हैं वो परिवार होते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उसका नाम यहाँ पर जो लिखा आता है वो था परिवार। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो परिवार थे, देखो इसे समझने की कोशिश करना, ये जो परिवार थे, भैया राइटिंग में धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ, ये जो परिवार थे ये परिवार था मात्र सत्तात्मक। इस वर्ड को समझने की कोशिश करना, मात्र सत्तात्मक क्या होता है, जहां पर यानी कि महिलाओं को अधिक तवज्जो दी जाती हो या माता अधिक पूजनीय होती हो। जैसे कि आप एक वंश पढ़ोगे जिस वंश का नाम इतिहास में आप मध्यकालीन से थोड़ा सा पहले है, जिसका नाम था सातवाहन वंश। देखो समझने की कोशिश करना भैया, सातवाहन वंश को सुन लो थोड़ा सा। इस वंश के जितने भी राजा हुए हैं, एक दो राजा को छोड़कर, उनके राजाओं के नाम से पहले माँ का नाम लगा होता है। जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी कि सतकर्णी का, गौतमी का पुत्र सतकर्णी, यानी कि वहां पर माता की ज्यादा चलती होगी। तो आप सामाजिक इकाई में दो ही बात याद रखेंगे, एक तो ये कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे परिवार की समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी वो थी परिवार, और जो परिवार टोटल था वो मात्र सत्तात्मक था, अर्थात माता ज्यादा पूजनीय हुआ करती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने जब आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाया होगा तो वहां पर भी एक कांस्य की नृत्य की करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी। बहरहाल यहाँ पर माता कह दीजिए वो सबसे अधिक पूजनीय रही हैं। दूसरी बात, इस सभ्यता के जो लोग थे, अगर सामाजिक जीवन के बारे में करता हूँ तो यहाँ के लोग खाना दोनों प्रकार का खाते थे, शाकाहारी भी और मांसाहारी। भैया ये क्वेश्चन आया पेपर में, इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लेना आप। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या मांसाहारी थे, ये क्वेश्चन सवाल पूछा था, तो गारंटी के साथ लिख देना ये लोग मांसाहारी भी थे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वर्ण व्यवस्था के कोई साक्ष्य नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। हाँ इतना जरूर है कि ये जो सामाजिक जीवन था यहाँ पर आभूषण पहने जाते हैं, आभूषण महिला भी पहना करती थी, आभूषण पुरुष भी पहनते हैं। देखिए आप अलंकार पढ़ोगे तो अलंकार यानी कि आभूषण, हम जो गहने पहनते हैं वो अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पहने जाते हैं, आभूषण का मतलब ही गहना होता है। ये बतार्थ
जो लड़कियां, माता और बहनें जो भी यहाँ पर आभूषण पहनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहने जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहाँ पर लेडीज हो चाहे जेंट्स, वो अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो आभूषण का प्रयोग किया करते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वस्त्र जो प्रयोग किया करते थे, वस्त्र, वो वस्त्र सूती वस्त्र तो थे ही थे, सूती वस्त्र प्लस ऊनी वस्त्र, इनका प्रयोग किया करते थे। तो भैया ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि वो सूती वस्त्र के साथ क्या ऊनी वस्त्रों को भी जानते थे? तो बिल्कुल, आप जिस तरीके से राजनीतिक जीवन आपने पढ़ा उसी तरीके से सामाजिक जीवन, यही बार बार कमेंट्स करके यही पूछे जा रहे हो आप, मैं आज पूरा डाउट क्लियर कर दूं। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार मातृसत्तात्मक यानी कि माता को ज्यादा पूजा गया हो। वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं, जिसका आपको उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा। वस्त्र सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला टॉपिक जो मेरा आता है वो है मनोरंजन के रूप। आखिर ये मनोरंजन क्या करते थे? देखिए आज के समय में जब आदमी ठाली होता है और मनोरंजन के रूप में आपने सुना होगा ताश खेल लो। भाई ताश खेलना या मान लो जैसे लूडो खेलना, ये जो ताश खेलने की परंपरा हुई है कौन सी? जैसे कि पासे, आप लोग पासे से तो क्वेश्चन भी आता है, पासे खेलना। दूसरी बात ये है, इन पासों को लेके महाभारत में लड़ाई हुई थी। दूसरा है नृत्य करना, भाई ठाली बैठे हो तो नाच ही लो। और तीसरी जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, पशुओं की लड़ाई कराना, यानी कि पशुओं की लड़ाई से भी कई बार मनोरंजन किया था। जैसे कि गांव में होती है भैंसों की रेस, भागते हैं भैंसे लेकिन मजे हम लोग लेते हैं, भाई उसका भैंसा जीत गया। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था, ये मनोरंजन आज से नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से चला रहा है। वो कौन सा? पहले वो पासे खेलते थे, फिर वो और भी कुछ ना मिला तो नृत्य करने लगे, और भी कुछ ना मिला जो भाई अब अपने से पेट भर गया, अब पशुओं की लड़ाई करो आपस में। यार पशुओं की लड़ाई करा रहा हो, कोई सा मर जाएगा लेकिन आनंद भरा, भाई उसका पशु जीत गया, चाहे वो रेस का हो चाहे वो पशुओं की लड़ाई का भी हो, किसी भी तरीके से हो, बस मनोरंजन आना चाहिए, पब्लिक को मजा आना चाहिए, बात खत्म, वो किसी भी रूप में हो। यहाँ ये नहीं देखने की कोई पशु मरेगा क्या हो रहा है, बहरहाल अपना काम होना चाहिए। आर्थिक जीवन, अब सीधी सी बात, एक वर्ड आपके सामने लिखा है कृषि, और अगर जो आदमी कृषि कर रहा तो वो पशुपालन पक्का करेगा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे? हाँ बिल्कुल कृषि करते थे, जुताई भी करते थे, बुआई भी करते थे और सिंचाई भी करते थे। सिंचाई बुआई इन सब से विधि रूप से परिचित थे। फिर ये क्या फसल भी पैदा करते थे? हाँ भैया बिल्कुल करते थे। जैसे कि कौन सी करते थे? ये फसल पैदा किया करते थे, गेहूं, चना, मटर और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका नाम है कपास, जहां से सूती वस्त्र बनते हैं। यानी कि कपास का जो सबसे पहला उल्लेख मिला वो कहां पर मिला है हमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो रही है यहाँ पर गन्ने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चावल का उल्लेख भी बहुत कम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत कम मिलता है। अब पशुपालन तो वो करेंगे भैया, जो आदमी कृषि करेगा, मैंने आपको बताया पशुपालन करेगा। अब पशुपालन के जो रूप में करते थे, इनका एक प्रिय पशु था जिसे हम कुबड़ वाला सांड कहते थे। ये इनका प्रिय पशु हुआ करता था, कुबड़ वाला सांड या पूजनीय हुआ करता था। और जो इनका प्रिय पशु हुआ करता था उसका नाम था घोड़ा। घोड़ा, गाय, इन सब से परिचित थे, घोड़ा हो या गाय। आज के ये क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे चाहे 30 या 20 ही, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 101% बढ़ जाती है। अब आपके सामने और थोड़ा सा लिख दीजिए, जब आदमी कृषि भी कर रहा तो रुपया भी कमाएगा। अब यहाँ पे इसी स्थिति में पशुपालन भी करेगा, दूध भी बेचने जाएगा कहीं ना कहीं। तो उस समय क्या था, उद्योग के रूप में हमारे पास पैसा नहीं था, भाई पैसा लगा के कोई उद्योग शुरू करें। तो हम लोग जो उद्योग क्या करते थे, वो उद्योग था हमारा सूती वस्त्र का, वो उद्योग था हमारा बर्तनों का, चाहे वो मिट्टी के ही बर्तन क्यों ना बनाए हों। और तीसरा था शिल्प का। बहरहाल जो हम व्यापार करते थे वो दोनों प्रकार का व्यापार थे, वो आंतरिक व्यापार भी था, वो बाह्य व्यापार भी था। आंतरिक व्यापार जो देश की सीमा के अंदर होता हो, बाह्य व्यापार जो देश की सीमा के बाहर होता हो, जैसे इराक से, मेसोपोटामिया से, इन देशों से जो हम व्यापार करते थे, मिस्र से, बहरीन से,
ये व्यापार जो था वो लोथल के द्वारा किया जाता था, लोथल बंदरगाह सुतकांगेडो द्वारा, इनके द्वारा किया जाता था और वो बाह्य व्यापार कहलाया जाता था। अब व्यापार वस्तु विनिमय होती थी, क्योंकि विस्तार जो करते थे उस समय पैसा तो हमारे पास था नहीं, हम लोग वस्तु विनिमय करते थे। अब वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि भाई मान के चलो अगर आपके यहाँ पे आलू हो रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई बंद गोभी या कुछ इस तरीके से हो रही है, भाई 1 किलो आलू ले लो और 2 किलो बंद गोभी दे दो, ये वस्तु विनिमय होती है। मान के चलो हम टी शर्ट बना सकते हैं, आप शर्ट बना सकते हो, तो भैया आप एक काम करो, जो पवन मुरल जी हमें एक शर्ट दे दो, मैं बोला ठीक है भाई, आप दीपक जी मुझे 2 शर्ट दे दो। तो बहरहाल कहने का मतलब यह था कि एक आदमी ने टी शर्ट बनाई, एक ने शर्ट दे दी वापस, ये कहलाता वस्तु विनिमय। अब होता क्या था, जो हमारा व्यापार था ये व्यापार कहाँ तक फैला था, जैसे कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और अफगानिस्तान, यानी कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, जहां से आर्य आएंगे, एक क्वेश्चन और लिख लो यहीं पर, आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से, और अफगानिस्तान, यानी यहां तक भी भारत का उस समय व्यापार हुआ करता था। कहां पर, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और अफगानिस्तान। अब पैसा उस समय था नहीं, ना मोहर हुआ करती थी, मोहर थी, सैलखड़ी की मोहर थी, वो किस अनुपात में थी वो सब बताऊंगा। लेकिन यहां अब हमारे पास एक दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत क्या है, सिर्फ वस्तु विनिमय करनी है हमें। अब वस्तु विनिमय क्या है कि भैया हमारे पास पैसा तो इस समय है नहीं, हम तो एक काम कर सकते हैं कि भैया आप हमें कुछ दे दो सामान थोड़ा बहुत, जो हमारे पास है वो तुम ले। या मान के चलो जैसे कि हम लोग अपने खेत में पैदा कर सकते हैं उड़द की दाल, आप कर रहे हो चने की दाल। अब ऐसा रहता है नहीं कि 12 महीने चने की दाल खाई जाएगी, मैं बोला भाई एक काम करो, आप 1 किलो उड़द की दाल दे लो और 1 किलो उड़द चने की दाल दे दो, तो हो गया वस्तु विनिमय। जब एक वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तु का व्यापार किया जाए वो वस्तु विनिमय कहलाता है। अब भारत जो निर्यात करता था वो सूती वस्त्र, हाथी दांत और लकड़ी का प्रयोग निर्यात करता था। जो हम आयात करते थे वो आयात करते थे चांदी, टिन और तांबा। जो हम चांदी लेते थे वो इराक और अफगानिस्तान से लेते थे। कहां से, इराक से। जो हमने यहाँ पर चांदी ली है वो इराक से ली है और अफगानिस्तान से ली है। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि जो वहां पर चांदी ली जाती है वो कहां से ली गई थी, इराक और अफगानिस्तान। जो टिन लिया गया था वो अफगानिस्तान से लिया गया था और जो तांबा लिया गया था वो खेतड़ी से लिया गया था। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान। जो कि आजकल सवाल बहुत अच्छा पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान की खेतड़ी किस लिए फेमस है, तो ध्यान रखना वो किस लिए फेमस है। आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, तांबे के लिए फेमस है। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आता है वो है धार्मिक जीवन। यहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे। अब जब धार्मिक जीवन की बात आती है तो ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे। मातृ देवी की पूजा होती थी सबसे पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आती है कि यहाँ पर मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इम्पोर्टेंट, मंदिर का एक भी साक्ष्य यहाँ पर नहीं है। तो सवाल बस आपसे यही पूछ सकता है कि जो इनका धार्मिक जीवन था वो कैसा था। बहुत से लोग, ये एक इनका प्रिय पशु था जिसका नाम पशुपतिनाथ होता है, नाग पूजा, लिंग पूजा ये किया करते थे। लेकिन यहाँ पर मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं होते हैं। मंदिर का जो भारत में शुरुआत होती है, मंदिर बनाने की जो शुरुआत होती है, एक चीज़ मैं आपको यही बता देता हूँ, वो गुप्त वंश से शुरुआत होती है। दोस्तों क्लास की वीडियो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि पक्का गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है भैया। और दूसरी बात, अगर आप कर सको तो आपसे विनम्र विनती है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। यार कमेंट्स करके ये बताते रहो कि क्लास कैसी लग रही है। क्लास कर लेते हो चुप बैठ जाते हो। अब हमें क्या पता कि किसकी क्लास समझ में आई किसकी नहीं आई। आप लोग बताओगे कमेंट्स के माध्यम से कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो तभी तो इम्प्रूव किया जाएगा। अगर आप नहीं बताओगे तो हमें तो जो अच्छा लग रहा है वही पढ़ाएंगे। तो आपको कमेंट्स करके ये चीज़ बतानी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।